वेलकम सभी को मिशन जेपीसी मेंस 2024 में एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। दो दिन गैप हो गया चूँकि इलेक्शन ड्यूटी के कारण आने के बाद थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं डाल पा रहा था। और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था कि अधिकांश लोगों ने कह रहे थे कि सर बाकी पेपर हम लोग कर लेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी हम लोग कर लेंगे, झारखंड की इकोनॉमी बताइए, झारखंड की अर्थव्यवस्था यानी ग्रुप डी वाले सेक्शंस को बताइए। तो आप लोग को मैं बता दूं, जब मैंने आपको ये क्लासेस स्टार्ट किया है तो आप निश्चिंत रहें कि मेरा आपसे ज़्यादा मेरा प्रयास ये रह रहा है कि मैं कैसे आप लोगों का पूरा सिलेबस को कवर करूं। तो आप लोग अगर पेशेंस नहीं रखिएगा तो बड़ा मुश्किल है। कई पेपर है आपका, बाकी तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं झारखंड की अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाता हूं तो मेरा ऑलरेडी कोई टीम नहीं है कि कोई बना देता है और मैं उसको आके डिस्कशन कर देता हूं आपके पास, या मैं आपके सामने आके उसको रख देता हूं। ऐसी मेरी नहीं है, मेरे कोई टीम नहीं। मैं जब तक मैं स्वयं तैयार नहीं करता हूं मुझे कोई भरोसा नहीं रहता है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसलिए मैं खुद तैयार करता हूं और फिर आप कंटेंट तैयार करने के बाद आपके समक्ष लाता हूं। और तो आप समझ लीजिए कि ये जो कंटेंट है ये मतलब एकदम नया है। प्रीवियस क्लासेस की तुलना में अगर आप देखेंगे, जब भी मेरा क्लासेस करेंगे, जो भी मेरे टॉपिक होगी वो प्रीवियस मेरी क्लास से ही डिफरेंट रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना अपडेट करने के पश्चात आपके समक्ष आता हूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे बेटर आपको जहाँ मिलेगा आप जा सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। कई क्लासेस चल रही है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में कई क्लासेस चलती है और आप लोग वो भी क्लासेस करते हैं और आप लोग कई जगह क्लास कर भी रहे हैं। इसलिए चूंकि वो टॉपिक वहाँ अच्छा नहीं हो पा रहा होगा तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करते हैं, सर ये टॉपिक कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं ज़रूर कराऊंगा। मेरा जो सिस्टमेटिक वे से मैं चल रहा हूँ वो मैं करूँगा। और आप लोग अगर इस पर पेशेंस रख के करेंगे तो काफ़ी मददगार आपकी साबित होगी, ये मेरे पूरा विश्वास है मुझे। और आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल ये ध्यान कोशिश नहीं कीजिए कि केवल आपका नोट्स यहाँ से वहाँ से लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, कम पढ़िए, बार बार पढ़िए, कम पढ़िए, बार बार पढ़िए। और रीड, राइट एंड रिवाइज रेगुलरली, यानी आर का पावर 4, जो मेरा आर का घातांक 4 है, इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बार बार मैं कहता हूं तो आपको लगता होगा कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूं। तो आप जैसा इसको लाइटली लीजिएगा तो लाइटली लीजिए, सीरियस लीजिएगा तो सीरियस लीजिए, ये आप पर डिपेंड है। तो अब आज से मैं झारखंड की इकोनॉमी शुरू कर रहा हूं, लेकिन जो प्रीवियस मेरा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी है उससे भी संबंधित प्रश्नों को मैं लेकर आता रहूंगा। इसलिए आप लोग बने रहें, सभी क्लास में कंटिन्यू बने रहें, तो तभी आपको फ़ायदा हो सकती है। आज जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है, झारखंड की आय संबंधी अवधारणाओं का विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करें। झारखंड की आय संबंधी का विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करें। झारखंड इसमें लगातार सुधार कर रहा है और विकसित राज्य की ओर अग्रसर है, सिद्ध करें। ध्यान दीजिएगा, झारखंड की जो भी आय संबंधी आंकड़े हैं, अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट है, उनका विवेचना प्रस्तुत करना है और ये दिखाना है कि उसमें सुधार हो रही है झारखंड का। इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर आपको इस प्रश्न के बारे इसका उत्तर लिखना है तो आप देखिए, इंट्रो पार्ट में झारखंड का बेसिक इंफॉर्मेशन आप देने का प्रयास कीजिए। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका झारखंड के बारे में बताने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना। उसके बाद पर कैपिटा इनकम के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना है, बताना है। और जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान का हमको चर्चा करनी है। ओके, उसके बाद ध्यान देना है, जब भी हम इन तीनों की चर्चा करेंगे, चाहे जीएसडीपी हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो या क्षेत्रवार योगदान की बात हो, तो हम लोग देखेंगे कि इसका राष्ट्रीय स्तर से हम लोग इसका तुलनात्मक प्रस्तुत करेंगे और इससे हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि झारखंड इसमें लगातार सुधार कर रही है। और लास्ट में हम लोग एक निष्कर्ष बना करते लिखते हुए हम इसका एक बैलेंस्ड आंसर हम लोग एग्जामिनेशंस में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए आप आंसर लिखते हैं तो आपको आंसर काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव बनेगा और आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। अब यहाँ मैं बता दूं कि ये प्रश्न अधिकांश आंकड़ों पर बेस्ड है, आंकड़ों पर बेस्ड है, डाटा है, यानी आपको याद भी करना है। अब आपको लगेगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर इतना आंकड़ा हम कैसे याद करेंगे। तो मित्रों, जो याद करेंगे वो नंबर पाएंगे और जो याद नहीं करेंगे नंबर नहीं पाएंगे। क्लियर बात है।
ओके, तो ये प्रश्न अगर आप लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं और इतने सारे आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, कुछ आंकड़े याद नहीं हो पाएंगे लेकिन वहां अगर थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन अगर जो प्रस्तुत कर देंगे उनको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। इतना क्लियर है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ना करें कि सर इतने सारे आंकड़े हैं कैसे याद होगा, याद तो करना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। पूरा मेरा आंसर लिखा हुआ है, इसमें कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। आप इसमें जितना ऐड कीजिएगा आंसर और अच्छा बनेगा। देखिए, झारखंड भारत का एक नवीनतम राज्यों में से एक है। झारखंड भारत के एक नवीनतम राज्यों में से एक है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में पूर्व बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 79716 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.7% जनसंख्या यहां निवास करती है। कोविड-19 महामारी के पश्चात झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2020-21 से 2022-23 तक इन 3 वर्षों में औसतन वार्षिक 8.8% की दर से बढ़ी है। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 7.1% एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7.7% की दर से वृद्धि होगी। यानी जीएसडीपी में इस ग्रोथ रेट से वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान है और हम लोग देख रहे हैं। झारखंड के जीएसडीपी से तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष में झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड का जीएसडीपी की जब भी बात करेंगे तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से लगाया जाता है। अगर हम लोग जब भी जीएसडीपी की बात करते हैं, जब भी जीएसडीपी की बात करें तो यहाँ जीएसडीपी या क्या निकालेंगे, जीएसडीपी एट मार्केट प्राइस की ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो जीएसडीपी जब भी मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो क्या होता है, जीएसडीपी एट प्राइमरी सेक्टर, जीएसडीपी एट सेकेंडरी सेक्टर और जीएसडीपी एट टर्शियरी सेक्टर को जोड़ देंगे तो मेरा जीएसडीपी पूरा झारखंड का मिल जाएगा। अगर जीएसडीपी एट प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे वो कैसे निकालेंगे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी, चाहे वो देश का हो चाहे वो राज्य का हो, जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाता है तो हमेशा हमको वैल्यू एडेड की जरूरत पड़ती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड की जरूरत पड़ती है। तो जीएसडीपी एट प्राइमरी सेक्टर अगर हम निकालना चाहें तो जीएसबी एट प्राइमरी सेक्टर यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर में अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे तो ही मेरा जीएसडीपी एट प्राइमरी सेक्टर निकल जाएगा। उसी तरह से जीएसडीपी एट सेकेंडरी सेक्टर अगर निकालना होगा तो जीएसबीए एट सेकेंडरी सेक्टर प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे तो जीएसडीपी एट सेकेंडरी सेक्टर निकल जाएगा। और जीएसडीपी एट टर्सरी सेक्टर निकालना है तो जीएसबीए एट टर्सरी सेक्टर प्लस कर देंगे उसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे तो जीएसडीपी एट टर्सरी सेक्टर निकल जाएगा, यानी तृतीय क्षेत्र का निकल जाएगा। और इन तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, जीएसडीपी निकल जाएगा। यानी ये काम हम लोग करते हैं, तो उतना आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक सेक्टर का आपको जीएसबीए बताने की जरूरत नहीं है, आपने ये बता दिया काफ़ी है, उससे उनको पता चल जाएगा कि ये जीएसडीपी के बारे क्या होता है, ये आपको बता पा रहे हैं। हम लोग देखते हैं नीचे की तालिका में झारखंड का जीएसडीपी को वर्षवार देखा जा सकता है। नीचे की तालिका में झारखंड के जीएसडीपी को वर्षवार देखा जा सकता है। अब देखिए, हम जीएसडीपी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग में ही हम इसका जीएसडीपी का फुल फॉर्म बता चुके हैं, इसलिए आप जीएसडीपी आप बार बार प्रयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वर्षवार, इतने सारे वर्षवार हम आपको प्रस्तुत किए हैं, आपको देख लीजिए। दिया हुआ है, देख लीजिए। तो 2011-12 में जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर करंट बेस ईयर प्राइस पर कितना था, 150918 था, जबकि करंट प्राइस पर कितना था, 150918 था। चूंकि हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए बेस ईयर और करंट ईयर हम लोग उसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए, यहां तक आते आते जो कि हमारा अनुमान है 2024-25 में वो कितना हो जाएगा, स्थिर मूल्य पर 299843 करोड़ रुपए हो जाएगा, और जो कि करंट ईयर पर 47014 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी आप देख लीजिए, लगभग स्थिर मूल्य पर लगभग ये 2 गुना और ये भी लगभग 3 गुना बढ़ने की
उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि इस 2011-12 से 2024-25 के बीच में कुछ वर्ष को छोड़ दिया जाए तो लगातार मेरा बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। देखिए, ठीक है, यहां तक देखिए बढ़ी है 15, 16, 16, 18, यहां जो था 15, 16 के आसपास थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। फिर आपको यहां जो कमी दिखाई पड़ रही है तो इसके पीछे कारण है कोविड-19। यहां तो कोविड-19 का ये फैक्टर रीजन है। ओके, तो ये अगर तालिका प्रस्तुत करते हैं मित्रों तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप यहां हम उसको लिख दिए हैं। ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 में झारखंड का जीएसडीपी 1,50,918 करोड़ रुपए था, जो कि 2019-20 में बढ़कर 2,31,755 करोड़ रुपए हो गया। यदि चालू कीमत पर बात करें तो इस अवधि में यह 1,50,918 करोड़ से बढ़कर 3,10,305 करोड़ हो गया। यानी कोविड महामारी के दौरान 2020-21 में स्थिर मूल्य पर अगर हम देखें तो इतना करोड़ रुपया और चालू कीमत पर इतना करोड़ रुपया हो गया था। यानी ऐसा अनुमान है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसमें वृद्धि होगी और यह 2023-24 में देख लीजिए 2,78,316 करोड़ रुपये हो जाएगा और चालू कीमत पर यह 4,28,155 करोड़ रुपये हो जाएगा। यानी वर्ष 2024-25 में इसमें की बढ़ने की और उम्मीद है। अब जीएसडीपी में वर्षवार वृद्धि दर की बात करें तो कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो औसतन लगभग 7% के आसपास वृद्धि दर रही है। ध्यान दीजिएगा, जीएसडीपी की वर्षवार बात करें तो 2011-12 से लेकर अब तक 2023-24 तक की बात करें तो औसतन 7% ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है जीएसडीपी में। 2020-21 से 2022-23 के बीच इन 3 वर्षों में 8.8% की औसत वृद्धि दर देखी गई है, जो कि सर्वाधिक है। हालांकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर 7.1% की वृद्धि दर होगा और चालू कीमत पर इतना प्रतिशत की वृद्धि दर जारी रहेगी, ऐसा अनुमान है, ऐसा होगा। आय संबंधी आंकड़ों को देखने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि 2011-12 से लेकर अब तक झारखंड में जीएसडीपी लगभग 2 गुना बढ़ा है। हालांकि 2020-21 में व्यापक लॉकडाउन के कारण थोड़ी इसमें प्रभावित हुई है, लेकिन अभी पुनः रफ्तार पकड़ रही है। तो देखिए हम किस तरह से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीएसडीपी मेरा बेटर होता जा रहा है। क्लियर है? अब हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने का प्रयास करते हैं। झारखंड का जीएसडीपी भारत के जीडीपी का लगभग 1.7% अधिक लगातार बनी रही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का जो जीएसडीपी है वो भारत के जीडीपी का लगभग 1.7% अधिक लगातार बनी रही है 2011-12 से लेकर 2014-15 तक, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखी जा रही है। यानी जीएसडीपी ऑफ झारखंड एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया, अगर हम क्यों यहाँ कांस्टेंट प्राइस पर ले रहे हैं, क्योंकि देश किसी भी देश की वास्तविक स्थिति का अगर हमको पता करना पड़ता है तो हमेशा कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ करंट प्राइस को नहीं लिए हैं। अगर आप इसमें करंट प्राइस को ऐड करते हैं तो ये बहुत बेटर होगी। करंट प्राइस से लेकर अगर इसका तुलना करते हैं तो भी बेटर होगी। ओके, तो देखिए जीडीपी, भारत के जीडीपी का झारखंड का जो जीएसडीपी है कितना परसेंट है देख लीजिएगा। 2011 में 1.73, 2012-13 में 1.77%, जो 13-14 में 1.69%, 2014-15 में 1.77%। यानी इन 4 वर्षों में लगभग 1.7% सर्वाधिक बनी हुई थी। यानी भारत के जीडीपी का, ठीक है, झारखंड का जो जीएसडीपी है कितना प्रतिशत है तो वो इतना 1.7% के आसपास बना हुआ था, जो कि सर्वाधिक था। लेकिन 2015-16 में 2016-17 से लगातार ये कम हुई, बढ़ने के बाद ये घटी, देखिए, और फिर अभी वर्तमान में ये बढ़ने की टेंडेंसी है। देख लीजिएगा, 2017-18 में 1.60%, 2018-19 में 1.64% और 2022-23 में 1.62% है। ऊपर की तालिका से स्पष्ट है झारखंड का जीएसडीपी, झारखंड के जीएसडीपी का हिस्सा भारत के जीडीपी में 2014-15 के बाद घटने की पश्चात लगातार बढ़ रही है। यानी 2014-15 तक बढ़ी और उसके बाद घटने लगी और उसके बाद इसमें लगातार वृद्धि दिखाई पड़ रही है। अब देखिए देश के जीडीपी में जीएसडीपी का हिस्सा देख लीजिए, 2001 से 2003-04 में 1.53%, 2004-05 से 2010-11 में 1.6 से 5%,
2011-12 से 2020-21 के बीच 1.66% और 2021-22 से लेकर 2022-23 के बीच अगर एवरेज देखा जाए तो 1.62% हिस्सा है। जीएसडीपी का हिस्सा देश के जीडीपी में कितना है, और ये सभी आंकड़े झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से लिए गए। मैं जितने भी आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं वो झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों से संबंधित है, वहीं से मैंने ये आंकड़ा को लिया हूं। इस तरह से देख रहे हैं, ऊपर की तालिका से स्पष्ट है झारखंड का योगदान लगातार बढ़ रहा है, और यूं कहें तो झारखंड का जीएसडीपी लगातार बढ़ रही है। अब हम लोग आते हैं झारखंड के प्रति व्यक्ति आय। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केवल कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो झारखंड का प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2011-12 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर 41,254 रुपये था, जो वर्तमान वर्ष में स्थिर कीमत पर 2023-24 में 63,443 रुपये अनुमानित है, और आगामी वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में कितना अनुमान है? 67,347 रुपये अनुमान है। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय का वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना है? 61.09% है। यानी 2023-24 में भारत का प्रति व्यक्ति आय का झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना प्रतिशत है? 61.09% है, जो कि 2011-12 में कितना प्रतिशत था? 65.01% था। और ये सभी आंकड़े मैं स्थिर कीमत पर प्रस्तुत किया हूं। तो अब देखिए, यहां एक अनुमान आप निकाल रहे हैं, ये निष्कर्ष निकल रहा है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय का झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 61.09% है, जो कि 2011-12 में 65% था लगभग, यानी लगभग 4% की इसमें कमी आ रही है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ कमी दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड की स्थिति देश में निम्नतर है। इस बात को हमको स्वीकार करनी होगी। स्थापना के समय 28 राज्यों में पर कैपिटा इनकम के मामले में, पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम के मामले में इसका रैंक 26वां था, और केवल उत्तर प्रदेश और बिहार इसके नीचे थे। लेकिन 2021-22 में 28 राज्यों में इसका स्थान 25 हो गया है। 28 राज्यों में इसका स्थान 25 हो गया है। 2021-22 में हालांकि और भी राज्य बने हैं, लेकिन उनके आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए जा सके हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो झारखंड जो है 25वां हो गया है, और उनके नीचे मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। यानी झारखंड की स्थिति प्रति व्यक्ति आय के मामलों में हालांकि कम हुई है, प्रति व्यक्ति आय के मामलों में इसके जो ये परसेंटेज जो भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो देश में इसकी प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में सुधार हुई है। क्लियर हो गया यहां तक? विभिन्न क्षेत्रकों का जीएसवीए में योगदान, यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। जीएसवीए का मतलब होता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ओके, उसमें योगदान जो है वो लगातार इसमें क्या हो रही है? बढ़ रही है। देख लीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर 2019-20 में देखिए 21.2% था। 2022-23 में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है? जीएसबीए में झारखंड के सकल राज्य मूल्य वृद्धि में योगदान प्राइमरी सेक्टर का 21.3% है। सेकेंडरी सेक्टर का 2019-20 में 32.7% योगदान था, जो कि 2022-23 में 34.5% हो गया है। और टर्सरी सेक्टर का 46.1% था, जो कि योगदान बढ़ करके घट करके 44.1% हुआ है। अब यहां आपको क्या बताना है मित्रों, ये सभी आंकड़े झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से लिए गए हैं। अब यहां आपको क्या लिखना है सो देखिए, ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि झारखंड में सकल मूल्य वृद्धि में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। तो इन तीनों को देखिएगा तो सर्वाधिक योगदान 44% है। कुल जीबीए में 44.1% का योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। इसके बाद क्रमशः 34.5 एवं 21.3% द्वितीयक एवं प्राथमिक क्षेत्र का है। अभी भी देखा जाए तो झारखंड में संरचनात्मक परिवर्तन लगभग स्थिर है। संरचनात्मक परिवर्तन अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर का 21.2% था, 21.3% है। 32.7% सेकेंडरी सेक्टर का, 34.5%। बहुत ज्यादा चेंजेज नहीं है, संरचनात्मक परिवर्तन लगभग स्थिर है। यानी झारखंड में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। देश के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं लगभग 16 से 17% के आसपास है, और झारखंड का कितना है? 21%। देश में तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है? 57%।
झारखंड में 41.1%। यानी अतः आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि झारखंड में तीव्र औद्योगिकरण किया जाए। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी संरचनात्मक परिवर्तन होता है तो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर जाता है और सेकेंडरी सेक्टर से तब टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ होता है। यानी हमारे इस टर्सरी सेक्टर में कमी होने के पीछे रीजन है कि हमको इस सेकेंडरी सेक्टर को सबसे पहले बढ़ावा देना होगा, तभी टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ होगा। इसीलिए हमने लिखा है, अतः आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि झारखंड में तीव्र औद्योगिकरण किया जाए एवं कृषि पर से जनसंख्या की आश्रितता को कम किया जाए। और इस तरह से हम देखेंगे कि झारखंड के जीएसडीपी में जीएसबीए में प्राइमरी सेक्टर की तुलना में सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का योगदान बढ़ेगा और इस तरह से झारखंड विकसित राज्य की ओर अग्रसर होगा। यहां तक बताने के बाद अब हमको किस में आना है? निष्कर्ष में आना है मित्रों। निष्कर्ष में आइए। ऊपर के सभी आंकड़ों को देखने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्यों में से एक है। चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे वन संसाधन हो, चाहे परिवहन संसाधन हो, चाहे जितने भी संसाधन के मामले की बात करेंगे तो झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्यों में से एक राज्य है। कुल खनिज संपदा का 40% यहां पाया जाता है। कुल कोयले भंडार का 29% यहां पाया जाता है। इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। वन संपदा, मानव संसाधन भी यहां पर्याप्त हैं। आय संबंधी आंकड़े भी उत्साहजनक हैं। आय संबंधी आंकड़े भी उत्साहजनक है, यानी जीएसडीपी और पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें झारखंड की तो वो भी उत्साहजनक है और इसमें लगातार वृद्धि के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे हम जीएसडीपी की बात करें या प्रति व्यक्ति की बात करें। हालांकि इस बात को स्वीकार करनी होगी कि इसमें और सुधार या वृद्धि की गुंजाइश है। अगर हम जिस रफ्तार से आर्थिक सुधार कार्यक्रम चला रहे हैं इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तो झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण हो या व्यापार एवं निवेश सुगमता रिपोर्ट की बात करें, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, तो देश में सर्वाधिक फेवरेबल डेस्टिनेशन की अवार्ड भी इसे मिला है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां आप स्वच्छता सर्वेक्षण या फेवरेबल डेस्टिनेशन या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड की स्थिति कैसी है, अगर इसकी बात करें, अगर आंकड़े मिलता है तो आप जरूर मिलें। इसमें आंकड़े मैंने मिलता, लेकिन मैं थोड़ी सी समय की अभाव है, इसलिए क्योंकि मुझे ये आंसर लाना भी था, तो आप कुछ इसमें जरूर ऐड कीजिएगा, यहाँ आंकड़े दीजिएगा। हालांकि मैं ये जो बातें कर रहा हूँ मैं सेंटेंस में लिखा हूँ, लेकिन इसमें आंकड़े छुपे हुए हैं। हालांकि मैं चौथा, पांचवां, छठा, सातवां निवेश की दृष्टिकोण से झारखंड को 8वां स्थान मिला है, ये सब मैं नहीं प्रस्तुत किया हूँ, लेकिन आप इसमें देखिए, अगर नहीं भी प्रस्तुत किया हूँ तो उसमें अवार्ड मिला है और इसको आप फेवरेबल डेस्टिनेशन का अवार्ड इसे मिला है, तो आप इसमें अगर रैंक भी प्रदान कर देते हैं तो यह आंसर और बेटर बन जाएगा। झारखंड में पर्यटन नीति बनाई गई है, झारखंड में व्यापार नीति बनाई गई, झारखंड की औद्योगिक नीति, झारखंड में निवेश नीति, झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण नीति, ये सभी यहां बनाई जा रही है और आगे ये कहीं ना कहीं इन नीतियों का प्रभाव यह होगा कि आय संबंधी आंकड़ों में और सुधार लाएंगे। तो इस तरह से इसका निष्कर्ष आप इस तरह से बना दीजिएगा तो मित्रों ये आंसर एक बहुत ही बेटर बन जाएगा। और आपको इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आपको इस तरह का उत्तर अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां मैं कई आंकड़े प्रस्तुत किया हूं, जो कि ये आंकड़े आपको आगे चलकर कई अन्य झारखंड संबंधी आंसर लिखने में, झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई अगर क्वेश्चंस आती है तो वहां इन आंकड़ों का प्रयोग आप वहां भी कर सकते हैं। तो अब जब भी आप देखेंगे तो झारखंड की जो भी बात करूंगा तो वहां आंकड़े बहुत जरूरी होगी और आंकड़ों के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे भी इकोनॉमी तो आंकड़ों से प्रस्तुत करने की बात मैं शुरू से करता आ रहा हूं। तो मित्रों आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके समझ प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न का उत्तर मैं एक बैलेंस वे में प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। हालांकि इसमें भी आपको ऐड करने की गुंजाइश है, आप जरूर ऐड कीजिए, इसको और अधिक बेटर बनाइए और दूसरों से बेटर प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं अंत करता हूं।
आगे इसी तरह का और झारखंड की अर्थव्यवस्था एवं अन्य संबंधित तथ्यों को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें और अपने उद्देश्यों में सफल हों। इसी कामना के साथ मैं अगले क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।